We will now go to the next presentation, and it is a topic I think a lot of you here must be familiar with, halalonomics. Halalonomics is not something that, in the recent months and in the recent years, actually, it has taken a global recognition that the concept of halal is not just related to meat, but it is also being, implemented on anything that you purchase. It could be, your cosmetics. It could be a bag of chips, or your toothpaste even. So we've been hearing a lot in India, but in Australia there has been a huge awareness about it, and people are standing up against it because they have seen that the money is going to the wrong in maybe terrorism or wrong causes from the halal money that is collected. And today, yesterday there was some comments saying that the presentation should be in Hindi, and eventually I think we will become bilingual. But this presentation specifically is being done by Sri Jay Ahuja of Nimit Ekam, and he is we have it sort of bilingual because our slides will tell you the English translation, but Sri Jay Ahuja will present it in Hindi. Because I think there was popular demand. Eventually, I think BSI will start simulcasting or casting in both languages. So over to you, Sri Jay Ahuja. हमारी एक संस्था है, एनजीओ है निमित्त एकम, जिसका मैं अध्यक्ष हूँ। मूल रूप से निमित्त एकम का कार्य तो पाकिस्तान से विस्थापित हिंदुओं के पुनर्वास का है और पाकिस्तान से निरीह हिंदुओं को निकालने का है। और चूंकि हम लोग समाज के बीच में जाके काम करते हैं तो विभिन्न विषयों पर हमारी दृष्टि जाती है, और जब कोई महत्वपूर्ण विषय हमारे सामने आता है तो हम लोग जागरूक होने के नाते शांत नहीं बैठ सकते। इसी तरीके से कुछ मित्रों के माध्यम से आज से लगभग 5 वर्ष पूर्व हमारे सामने एक विषय आया कि हलाल भी एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, और ये हमारे समाज के विरुद्ध एक पूरा इकोनॉमिक वॉरफेयर, एक आर्थिक महायुद्ध की तरह काम में लिया जा रहा है। और इसका सर्वाधिक दुष्प्रभाव जो पड़ रहा है हमारे समाज के निर्धनतम या वंचित वर्ग, जो हमारे दलित सहोदर हैं, उन पर पड़ रहा है। और एक पूरी की पूरी इकोनॉमिक सिस्टम ऐसी डेवलप कर दी गई है जिसमें से हमारे हिंदू समुदाय के या सिख समुदाय के जो हमारे भाई बहन हैं उनको पूरी तरह से बाहर कर दिया गया है। तो इसी विषय पर आज हम बात करेंगे कि हलाल का आर्थिक षड्यंत्र क्या है और इसका समाज के ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसका इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, लोगों के आम जीवन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, और अंत में इस पूरे धन का उपयोग कहाँ किया जा रहा है, किस प्रकार से किया जा रहा है। और ये जो धन एक धार्मिक आधार पे किसी पर्टिकुलर समाज को रोज जेबें भर रहा है, तो उसका दुष्परिणाम हमें किस किस एंगल पर, किस किस दृष्टिकोण से, कितनी जगह, कितनी बार भुगतना पड़ेगा। तो इसी पर हम बात करते हैं। हम लोगों का एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है, हम उसको साथ लेके चलते हैं और उस प्रेजेंटेशन के आधार पे हम एक एक पक्ष को खुल करके बात करते चलते हैं। ये पहली स्लाइड है हमारी, जैसा आप पढ़ पा रहे हैं, हलाल द न्यू फ्रंट ऑफ जिहाद। ये एक जिहाद का, इकोनॉमिक जिहाद का एक नया मोर्चा हमारे विरुद्ध खोल दिया गया है, जिस पर हम अब बात करने वाले हैं। देखिए, जो मूल इसका सार है, हलाल को समाज के बीच में लाया गया शरिया के नाम पे, कि पशु के वध की एक रीति है, उसका गला धीरे से रेता जाएगा, जो शरिया के द्वारा प्रस्तावित एक प्रकार है, और उसका मुख जो है, उसका मुंह जो है वो मक्का की तरफ किया जाएगा, और उसका गर्दन काट करके उसको तड़प करके मरने के लिए छोड़ा जाएगा, और अल्लाह की राह में उसको कुर्बान किया जाएगा कलमा पढ़ के। इस रीति से जो पशुवध होता है वो शरिया द्वारा बताया गया है। इसके अलावा भी आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये सिर्फ पशुवध तक सीमित नहीं है। वर्तमान समय में ग्रोसरी और दवाइयाँ, कपड़े और कॉस्मेटिक्स, बहुत सारी चीजों में हलाल सर्टिफिकेशन, मार्किंग, रेस्टोरेंट्स इनमें आ गई है। प्योर वेज रेस्टोरेंट्स में भी आ गई है, डेयरी प्रोडक्ट्स में भी हलाल रेटिंग आ गई है, और आयुर्वेद के अंदर भी हलाल आ गया है। तो ये सिर्फ हम मीट की बात नहीं कर रहे हैं, ये एक बहुत वृहद अस्त्र है, एक वेपन है काफिरों के विरुद्ध। इसको हमें ठीक से समझना पड़ेगा। देखिए, हलाल की शुरुआत कैसे होती है। सबसे पहले लोगों को जाकर के वहां पे एक फॉल्स डिमांड, एक नकली मांग खड़ी की जाती है,
जैसे रेस्टोरेंट में कोई व्यक्ति जाता है कि भाई साहब आपके यहाँ भेलपूरी है या आपके यहाँ पाव भाजी है, प्योर वेज रेस्टोरेंट में भी आपके यहाँ डोसा है, और फिर वो कहते हैं बिल्कुल है भाई साहब बैठिए हम अभी आपको खिलाते हैं। फिर वो पूछता है क्या भाई साहब आपका रेस्टोरेंट हलाल सर्टिफाइड है? तो वो थोड़ा सा आश्चर्य में पड़ जाते हैं रेस्टोरेंट के मालिक। ऐसा मेरे रेस्टोरेंट में भी हो चुका है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो कहते हैं कि भाई साहब आप हलाल सर्टिफाइड नहीं हो इसलिए हम आपके यहाँ खा नहीं सकते, और वो लोग चले जाते हैं। ऐसे एक फॉल्स डिमांड क्रिएट की जाती है जिससे हम इनके ट्रैप में हमारे लोग फंसते हैं और हलाल सर्टिफिकेशन ले लेते हैं। तो हलाल सर्टिफिकेशन इस चक्रव्यूह में जाने का प्रथम द्वार है, और आपको वापस आने का मार्ग पता नहीं होता, इसलिए आप इस चक्रव्यूह में फंस कर रह जाते हैं। इसका मूल उद्देश्य है कि पूरी फूड चेन को ये लोग अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, बंधन में लेना चाहते हैं, और पूरी फूड चेन में ऐसे ही प्रोडक्ट की सप्लाई हो जिनको शरिया के आधार पे जिनकी उपज हुई हो। मान लीजिए गेहूं है, चावल है, या आपके तिल है, या इस प्रकार की कोई भी चीज है, तो जो उपज कलमा पढ़ करके बोई गई है और जिसका शुद्ध लाभार्थी एक मजहब विशेष का व्यक्ति है, तो वो उपज ही हलाल होगी। तो जब आप हलाल सर्टिफिकेट ले लेंगे अपने प्योर वेज रेस्टोरेंट या दुकान पे, तो आपको इसी प्रकार की चीजें रखनी पड़ेगी। दूसरी चीज, नॉनवेज की अगर हम बात करें, तो नॉनवेज हम सिर्फ फूड प्रोडक्ट्स के अंदर ही देखते हैं। नॉनवेज यानी हम सिर्फ मीट की या मुर्गे जो ये खाने के लिए लिए जाते हैं इसी पे देखते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। बहुत बड़ी संख्या में बकरों की खाल, उनकी हड्डियां और अन्य पशुओं की खालें, हड्डियां बचती हैं, जो पहले हमारा जो दलित सहोदर है, जाटव सहोदर है या बैरवा बलाई सहोदर है, वो लोग इस ट्रेड में होते थे, इस स्क्रैप को बेचने के ट्रेड में होते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब एक समुदाय विशेष का पूरे मीट इंडस्ट्री पे कब्जा होने से उसका जो वेस्ट है उसकी सेलिंग, परचेजिंग और ट्रेडिंग में भी उन्हीं लोगों का कब्जा हो गया है, जो लेदर इंडस्ट्री में बहुत काम आता है। आगे हम समझते हैं कि अब ये सारा का सारा पैसा जो है ये लोग कमा रहे हैं, उसका बहुत बड़ा हिस्सा हलाल के जरिए जकात में जाता है। जकात से क्या क्या किया जाता है ये अच्छे से समझने की बात है। जकात की जो मैसिव फंडिंग इकट्ठी होती है उससे मीडिया को परचेज करा जाता है, उससे वायलेंट जिहाद की जाती है, उससे काफिर लीडरशिप को परचेज करने का एक सूत्र रहता है। जैसे भारत के अंदर आप एक बहुत ही आपको महत्वपूर्ण उदाहरण बताता हूँ। ममता दीदी की अगर हम बात करें, तो ममता दीदी के राजनीति की शुरुआत होती है लेफ्ट पार्टियों द्वारा, जो बांग्लादेशी घुसा करके और उनको भारत का वोटर बनाया जा रहा है, बांग्लादेशी नागरिकों को। उनके विरुद्ध ममता जी बहुत बड़ा एक अभियान चलाती है और वहां से उनकी राजनीति की शुरुआत होती है। लेकिन आज ममता दीदी जो है वो सबसे बड़ी उन्हीं लोगों की, बांग्लादेशी घुसपैठियों की, जिहादियों की समर्थक है। ऐसा क्यों है? क्योंकि उनको इस मजहब विशेष के वोट एकजुट मिलते हैं, और वो मजहब विशेष यदि किसी भी इलेक्शन में बहुत पैसा लगता है, आपको पता है, तो एक बड़ी रकम अगर उस पॉलिटिकल पार्टी को चंदे के रूप में दे देते हैं, तो कोई समाज यदि आपको वोट भी दे रहा है एकजुट होकर के और आपको बहुत बड़ा चंदा भी दे रहा है, तो आप उसके पीछे दुम हिलाने लग जाते हो। इस तरीके से काफिर लीडरशिप को परचेज किया जाता है। इसी तरीके से कन्वर्जन के जो मूवमेंट चलाए जाते हैं वो भी जकात के पैसे से होता है। अब ये जकात आने के भी विभिन्न मार्ग हैं। बॉलीवुड के अंदर से भी जकात बहुत बड़ी तादाद में आती है, हलाल से जकात आती है। नार्को ट्रेड में आपको पता है कि आईएसआई हमारे इस पूरे के पूरे उपमहाद्वीप में सबसे बड़ी जो मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये कई बार स्पष्ट हुआ है कि पाकिस्तान की आईएसआई है। इसी तरीके से अंडरवर्ल्ड से बहुत पैसा जकात के लिए आता है। इसी तरीके से हलाल इंडस्ट्री जो नॉनवेज की इंडस्ट्री है उससे भी आता है, और पशु वध से बचने वाला जो स्क्रैप है उससे भी बहुत बड़ा पैसा आता है। तो ये इस पैसे का जो उपयोग है ये आपको समझना पड़ेगा। आसमानी किताब के 9वें अध्याय की 60वीं जो वर्ष है, आयत है, उसके अंदर इसको मैंडेटरी घोषित किया गया है कि हर व्यक्ति को, मजहब विशेष के व्यक्ति को ये पैसा देना ही पड़ेगा मजहब के ऑपरेशंस के लिए, मजहब के कामों के लिए। तो जब ये पैसा इकट्ठा होता है तो ये एक बहुत, आज के समय में धन का बहुत उपयोग है। धर्म और अधर्म दोनों कार्यों के लिए पैसे की बहुत बड़ी आवश्यकता है, धन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। तो इस प्रकार से ये धन एक बहुत अमोघ अस्त्र की तरह हमारे विरुद्ध काम करता है। इस प्रकार का पैसा एक पैरेलल इकोनॉमी को खड़ा करता है। चूंकि इस इकोनॉमी पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, इसकी कोई रेगुलेटरी नहीं है, इसके ऊपर कोई जांच एजेंसियां ध्यान नहीं देती हैं, इस पैसे का उपयोग दुरुपयोग पूरा कैश ट्रांजैक्शन होने के कारण हमें पता नहीं चलता है। तो इसलिए फंड का वायलेंस, मतलब पैसे के लेन देन का बहुत बड़ी अनियमितताएं भी इसके अंदर शामिल है।
और साथ ही पुनः मैं कहूंगा कि इस पैसे का सर्वाधिक उपयोग भारत जैसी लोकतंत्र में काफिर नेतृत्व को खरीदने के लिए किया जाता है, उनको अधिग्रहित करने के लिए किया जाता है। और भारत की बात करें तो आज से करीब 3 वर्ष पहले ये आंकड़ा 18,500 करोड़ था। अभी ये उससे कुछ ज्यादा ही बढ़ गया होगा, कम नहीं होता, ये बढ़ता ही जाता है हमेशा। और इस प्रकार से हम इस प्रकार के लोगों को अपनी ही देश और अपने समाज की दुर्दशा और हत्याओं के लिए फंड कर रहे हैं। हलाल और काफिरों का क्या संबंध है, ये भी जरा समझिए कि हम काफिर हलाल की इकोनॉमी पर ध्यान दिए बिना हलाल प्रोडक्ट्स को परचेज करके और सीधे सीधे जिहाद के लिए इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जिहाद को प्रमोट कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। उसके अलावा हलाल का जो मुख्य उद्देश्य है वो पूरी विश्व में फूड चेन जो है उसके ऊपर अपना अधिग्रहण करना, उसके ऊपर कब्जा जमाना इनका मुख्य उद्देश्य है। इसी प्रकार से जब जगह जगह हलाल के सर्टिफिकेट ले लिए जाएंगे तो उसका एक उद्देश्य ये भी है कि जो नॉन मजहबी लोग, नॉन मुस्लिम लोग जो प्रोडक्ट पैदा कर रहे हैं, बना रहे हैं, उगा रहे हैं, तो उनको फूड चेन की सप्लाई से धीरे धीरे बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि हलाल सर्टिफाइड व्यक्ति को शरिया लॉ के हिसाब से उगाई गई, बोई गई या काटे गए पशु या उगाई गई, बोई गई फसलें या प्रोडक्ट्स खरीदने पड़ेंगे। तो हम जो नॉन मुस्लिम है धीरे धीरे इस पूरी फूड सप्लाई चेन से बाहर हो जाए, ये उनका एक बड़ा विचार है इसके साथ जुड़ा हुआ। और इसी के साथ में फूड आइटम्स जो जगह जगह रखे जाते हैं उन सारी जगहों पे, व्यवस्थाओं पे, स्टोर्स पे अपना कब्जा जमाना इनका एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। कॉम्प्रोमाइज मेडिकल रिसर्च के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अमेरिका जैसे प्रबुद्ध देश में एक पीआईएल दाखिल की जाती है कि शरिया लॉ के हिसाब से जो कैप्सूल का जिलेटिन है वो पोर्क जिलेटिन से बनता है, वो हमें हमारे लिए वैध नहीं है, अवैध है, हम पोर्क जिलेटिन यूज नहीं कर सकते। अमेरिका में अरबों डॉलर का जो है रिसर्च करके बीफ जिलेटिन से वो कैप्सूल के खोल बनाए गए। तो आप समझिए कि कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा बेसिक चीजों पर अमेरिका जैसे देश को, ये मुद्दा सामने आने के बाद में बिना सोचे समझे उन्होंने इतना बड़ा एक अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर दिया। और ये एक अतिरिक्त बोझ भी है, मतलब अगर हर व्यापारी ये सर्टिफिकेट लेगा तो उस सर्टिफिकेट और उसकी कंप्लाइंस के लिए जो उसको अतिरिक्त व्यय करना पड़ेगा वो उपभोक्ता से, जो आम कस्टमर है, उसी की जेब पर इसका वजन जा रहा है। तो जब हमें आवश्यकता ही नहीं है इसकी, तो हम जबरदस्ती इस सर्टिफिकेट का बोझा एक कंज्यूमर होने के नाते क्यों अपने कंधों पर इसको ढो रहे हैं, तो ये ढोना नहीं चाहिए। और साथ में इकोनॉमिक टेररिज्म का तो इतने सारे प्रमाण मैंने आपको दे दिए कि जब बाई फोर्स जगह जगह हलाल को घुसाया जा रहा है तो ये एक प्रकार का इकोनॉमिक टेररिज्म है और एक पैरेलल इकोनॉमी, फेक करेंसी, ऐसी बहुत सारी चीजों को बढ़ावा देता है। अब हलाल की इकोनॉमी पूरी की पूरी कैश में चलती है, ये हमको समझना पड़ेगा कैसे चलती है। सबसे पहले मीट की बात कर लेते हैं। मीट अपने आप में कैश ट्रेडिंग प्रोडक्ट है। साधारणतया मीट आप जब भी बाजार में खरीदते हैं छोटी छोटी दुकानों से, तो नकद पैसे का भुगतान करके खरीदते हैं। फिर ये मीट जाता है रेस्टोरेंट्स में, स्ट्रीट फूड के तौर पे, अलग अलग छोटी बड़ी फूड चेन्स के अंदर, तो वहां पर भी कैश का लेन देन ही ज्यादा होता है। पशुओं के जो बाल हैं और इस प्रकार की जो चीजें हैं वो भी सारी कैश में ही बेची जाती हैं। इसी तरीके से जो सभी प्रकार के अवशेष हैं इनके, इंटेस्टाइन और बाकी की कोई भी चीजें, वो फार्मा कंपनियां कैश में ही खरीदती हैं। अन्य जो चमड़ा वगैरह बचता है इनका, वो भी कैश में ही खरीदा जाता है। तो ये पूरी एक पैरेलल कैश इकोनॉमी चलती है। इस सारे पैसों को इकट्ठा करने के बाद वो लोग इसमें से अपना जकात का कट निकालते हैं और वो वहां की स्थानीय मस्जिदों और उनके इमामों को देते हैं। तो एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है और ये पूरा का पूरा कैश पर, यानी कि नकद लेन देन पर आधारित है। तो जितनी ज्यादा जकात दी जाएगी उतना ज्यादा कैश जनरेट इनकी इकोनॉमी के अंदर होगा। ये बात गंभीरता से समझने की। आगे बढ़ते हैं हम। क्या क्या मतलब झूठ क्या क्या प्रचारित किए जाते हैं और उन झूठ का हम क्या क्या जवाब दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसको धार्मिक एजेंडा बताया जाता है, जबकि ये धार्मिक एजेंडा से कहीं आगे बढ़ के ये पूरा का पूरा इकोनॉमिक एजेंडा बन गया है। और अब ये इकोनॉमिक एजेंडा बन करके इसने पूरा का पूरा नॉन मुस्लिम्स के व्यापार और उनके व्यवसाय और उनके जीवन को बुरी तरह से इफेक्ट करना शुरू कर दिया है। दूसरा, जो वो रिचुअल्स यानी रीति रिवाज के नाम पर आप पूरी फूड चेन को कब्जा करना चाहते हैं, कि आपका मानस स्पष्ट दिखाई देता है। फिर इन सब में से जो आप धन कमाते हैं वो आप चैरिटी करते हैं जकात के नाम पे, जो जो अल्टीमेटली कहाँ पहुंचती है ये हम सबको पता है।
इसी तरह से हेल्दी वर्सेस नो एविडेंस। हेल्दी यानी कि पशुवध के लिए जो पशु लाए जाते हैं वो हेल्दी है या नहीं है, इसके ऊपर कोई चेक बैलेंस किसी भी अथॉरिटी का नहीं बचा है। और जो झटका करते हैं, सिंगल स्लाइस करते हैं, उसके लिए पशु का अपने पैरों पे खड़ा होना और स्वस्थ होना आवश्यक है, वरना झटका नहीं हो सकता। तो उसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो भी हेल्थ के इशू को एड्रेस करता है, पर यहाँ इस तरीके की कोई भी बात नहीं कही जा रही है। शुद्धता और उसके तुलना में मिलावट, ये फिर एक बड़ा बहुत ही मतलब विषय है, इंपॉर्टेंट बात है हमारी हेल्थ और हमारी लाइफ को एड्रेस करने वाली। ह्यूमेन वर्सेस ए बैड जोक, एक तरीका ऐसा है वध का जो पशु को बिना पीड़ा के एक क्षण में मृत्यु दे देता है, तो वो पशु तड़पता नहीं है। और ये जो प्रकार है ये अपने आप में एक पूरी कहानी जोड़ गढ़ करके बता करके और एक बहुत ही भद्दे मजाक की तरह इसको किया जाता है। जी। अब हम लोग जो काफिर हैं या नॉन मुस्लिम है या मुशरिक है, हमारे लिए क्या क्या विकल्प मौजूद है, अब हम क्या करें? मतलब हमारे सामने, आंखों के सामने ये सब चल रहा है, लेकिन इसके विकल्प भी सोचने पड़ेंगे हमको। तो सबसे पहले हमको इस प्रकार की धार्मिक व्यवस्था जो एक इकोनॉमिक वॉरफेयर, एक आर्थिक युद्ध बन गया है, उसको सीधे सीधे बायकॉट करना चाहिए, क्योंकि एक कस्टमर होने के नाते ये हमारी चॉइस है। हम क्या खाएंगे, हम क्या लेंगे, हम क्या पहनेंगे, हम कौन सा कॉस्मेटिक हमारे बच्चे बच्चियां परिवार की महिलाएं यूज करेंगी, ये हमारी चॉइस है। तो इस चॉइस के आधार पे हमको तय करना पड़ेगा, हमको इसको बायकॉट करना है और हमको बिल्कुल इस मामले में सहिष्णुता पूरी की पूरी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारे अस्तित्व का और हमारे सर्वाइवल का प्रश्न है। उसी के साथ में हमको, जो मैं तो स्वयं तो शुद्ध शाकाहारी हूँ, अंडा भी नहीं खाता हूँ, लेकिन जो मेरे मित्र हैं उनको मैंने बहुत जागरूक किया पिछले कुछ वर्षों में। और अब वो ढूंढ ढूंढ के झटके का दुकानें उन्होंने पता लग गई हैं, कुछ दुकानें हमने जयपुर में खुलवाई हैं, वो ढूंढ ढूंढ के लेके आते हैं झटके की दुकानों में, अपने दलित सहोदरों को पैसा देते हैं, अपने सिख भाइयों को पैसा देते हैं, अपने क्षत्रिय राजपूत भाइयों को पैसा देते हैं, जो सीधे सीधे इस ट्रेड से जुड़े हुए हैं। इसी के साथ में बीफ के ऊपर बहुत सारी बातें होती हैं कि बीफ में बहुत प्रोटीन है, तो हम ये कहते हैं कि बीफ में प्रोटीन है तो भारत के लिए नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा साइंटिफिकली प्रूवन पोर्क में प्रोटीन है। तो हमारे जिमिंग करने वाले जिम ट्रेनर्स और जो हमारे साथी इस प्रकार के फील्ड में हैं जहाँ पे फूड और प्रोटीन पे बहुत बहस होती है, तो उनके माध्यम से हम लोगों ने पोर्क पे एक बड़ा अभियान अपने यहाँ चालू किया है, और आप लोग भी जहां जहां हैं वहां पे पोर्क की डिमांड क्रिएट कीजिए। अगला प्रश्न है, अगला इसका समाधान है धर्मांश। धर्मांश यानी आपको सदगुरु गोविंद सिंह जी की आज्ञा के अनुरूप हर व्यक्ति को अपने समाज की रक्षा के लिए जो जो संस्थाएं या लोग या व्यवस्थाएं काम कर रही है उनको दशमांश देना चाहिए। इसी प्रकार से हम सभी को दशमांश या धर्मांश अपने धर्म रक्षा के लिए काम करने वाले योद्धाओं को, उन संस्थाओं को, उन लोगों को आइडेंटिफाई करके देना चाहिए और अपने दलित सहोदरों को लगातार प्रमोट करना चाहिए। इसमें जितना जल्दी संभव हो सके हमको अपने स्थानीय मंदिर और गुरुद्वारे के जो ग्रंथी और हमारे संत महात्मा लोग हैं उनको ये पूरा इकोनॉमिक वॉरफेयर की जानकारी दे करके उनको अपने साथ इस पूरे के पूरे अभियान में जोड़ना चाहिए, तो हम भी इसको अगले स्तर पे, नेक्स्ट लेवल पे ले जा पाएंगे। अब यदि झटका की व्यवस्था को हम पनपाते हैं तो इसके फायदे हमको, उसके लाभ क्या क्या होने वाले हैं। तो सबसे पहले तो सदगुरु गोविंद सिंह जी ने बद्दे का मांस खाने के लिए मना किया है, और शास्त्र देखते हुए जो भैरव जी के यहाँ बलि होती है या जो माता जी के यहाँ बलि होती है वहां पे भी सिंगल शॉट के लिए ही कहा गया है, या कुछ जगह ऐसी व्यवस्थाएं हैं तो वहां पर भी ये कहा गया है कि यदि एक बार में झटका नहीं हुआ तो वो जो है बलि स्वीकार्य नहीं है। तो हमारे धार्मिक सेंटिमेंट के आधार पे भी जो है झटका को हमें प्रमोट करना चाहिए। साथ में ये एक बहुत बड़ा लाभ होगा हलाल का, जो इकोनॉमिक वॉरफेयर हमारे विरुद्ध, आर्थिक जिहाद जो हमारे विरुद्ध चल रहा है उसको रोकने के लिए पुश बैक होगा इसको एक बहुत बड़ा। उसी के साथ ही हमको सिंगल स्लाइस ह्यूमन स्लॉटर जो झटका है उसको प्रमोट करना चाहिए। चाहे पशु है, लोगों के टेस्ट बर्ड्स हैं, वो खाते हैं, वो उनको तो नहीं रोक सकते, पर कम से कम जिस पशु का जीवन लिया जा रहा है उसको तड़पा तड़पा के मारना तो बहुत ही अन्यायपूर्ण और बहुत ही पाश्विक व्यवस्था है, हमें उससे बाहर निकलना चाहिए। इसके लिए हमको हमारे सिख सहोदरों के साथ और ईसाई समाज के साथ में भी एक इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के कार्यक्रम जगह जगह छोटे बड़े उनको समझा के करने चाहिए।
और ये सबसे बड़ी बात ये कि ये इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी हमारे दलित सहोदरों के जीवन में वापस बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगी, उनका छात्र भी बचेगा और उनकी अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। साथ ही सेफ्टी, जो हमारे पुराने तौर तरीके हैं वो बहुत सुरक्षित है और बहुत अच्छे हैं, और इनके साथ में हमको पूर्णतया इकोनॉमिक सेपरेशन यानी आर्थिक अलगाव पैदा करना पड़ेगा, उसके बिना इसको बात को हम आगे नहीं ले जा सकते, इस इकोनॉमिक वॉरफेयर को हम रोक नहीं सकते। अब बात करते हैं पोर्क की। पोर्क एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट इसके अंदर हो सकता है। तो वराह अवतार की अगर हम बात करें तो भगवान विष्णु ने स्वयं वराह रूप में जन्म लिया है। वराह हमारे लिए पवित्र है। और अगर फूड की बात करें तो पोर्क फुल ऑफ प्रोटीन है। तो जिन लोगों को इस तरीके की डाइट्स और वो सब लेनी होती है, उनको अपनी प्लेट में पोर्क उनकी प्लेट तक पहुंचेगी, हमको इस पे विचार करना चाहिए। और इकोनॉमिक पोटेंशियल पिगरीज का बहुत है। जो लोग इस ट्रेड में अगर वो पिगरीज खोलें तो इसकी बहुत आज डिमांड होने वाली है। जयपुर और इसके आसपास बड़ी संख्या में पिगरीज बन गई हैं और नॉर्थ ईस्ट के लोग भी यहाँ से लेके जाते हैं उनसे पशु खरीद के। फार ईस्ट बहुत बड़ा मार्केट है पोर्क का, वहां पे हम इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इसमें चूंकि मजहबी रूप से उनके लिए बैन है, तो ये जितना व्यापार बढ़ेगा इसका शुद्ध लाभ हमारे सहोदरों को ही होना है, क्योंकि उनके लिए मजहबी रूप से बैन है तो वो इस व्यापार में आएंगे नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जहां पे भी पोर्क होगा वहां हलाल साथ में नहीं हो सकता। तो पोर्क और हलाल का कोई सह अस्तित्व नहीं है। पोर्क को जितना बढ़ावा देंगे, हलाल को उतना ही स्वतः ही पीछे जाना पड़ेगा। अब हमारा जो नेतृत्व है उनको क्या क्या करना चाहिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। तो हमारे नेतृत्व को झटका सर्टिफिकेशन को तुरंत जो है, अब हिंदू नेतृत्व को झटका सर्टिफिकेशन को लोगों के बीच में लाना चाहिए, व्यवसायियों के बीच में लाना चाहिए और उनको प्रमोट करना चाहिए झटका सर्टिफाई कराने के लिए। साथ में अवेयरनेस कैंपेन पे जागरूकता के अभियान चलाने चाहिए, जैसे छोटे छोटे स्तर पे हम यहाँ जयपुर में, राजस्थान में कर रहे हैं, ऐसे सभी लोगों को अपने अपने स्थान पे एक्टिविस्ट को करना चाहिए। सरकार के पास में जाना चाहिए। तो हम लोग तो जा भी चुके हैं, हमारे बड़े लोग जा भी चुके हैं और उसका एक बहुत सुंदर परिणाम आया, वो मैं आपको अंत में बताऊंगा। हमने जयपुर में सिख समाज के हमारे बड़े भाइयों से, साथी संगियों से बात की है, दलित समाज से बात की है और जयपुर के क्रिश्चियन समाज में कुछ लोग हैं, उनसे भी मेरी निजी रूप से बात हुई है। तो हमको सबको जाके हम मिलते हैं, पूरी बात बताते हैं, तो निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम आते हैं और अभी तक लगातार आ रहे हैं। हमको पिगरीज यानी कि जो अमेरिकन सुअरों के फार्म है उसको ज्यादा से ज्यादा हम बढ़ाएं। जैसे पोल्ट्री फार्मिंग होती है वैसे पिगरीज होती है, तो इसको जितना बढ़ाएंगे उतना अच्छा रहेगा। हमको, हम लोग अलग अलग संत, महात्मा, मठाधीश और आध्यात्मिक नेतृत्व से मिलते हैं। यदि उनका नॉनवेज को लेकर के कोई रिजर्वेशन होता है मेरी तरह, तो हम कहते हैं आप नॉनवेज पे भले ही बात न करें, लेकिन हलाल वेज चीजों में क्यों आ गया, हलाल ग्रोसरी में, हमारे खाने की चीजों में, आटे में, इन सब पे हलाल आ रहा है, तो इस पे हमें बात करनी चाहिए। कुछ जगह से सहमति भी मिली है, ईश्वर ने चाहा तो आगे बहुत अच्छा इसका परिणाम देखने को मिलेगा। अब आप और हमको क्या करना चाहिए, तो हमको 100% हलाल से दूरी बना लेनी चाहिए। एक आम भारतीय या आम सनातनी होने के नाते हमको जो झटका की पद्धति है उस पे मतलब बहुत जोर डालना चाहिए। होटल्स में, रेस्टोरेंट में, एयरलाइंस में, सब जगह पर अपने धार्मिक भावनाएं आहत होने की कंप्लेंट्स रजिस्टर्ड करनी चाहिए। हमको और आपको अपने मित्र मंडली में, अपने दोस्तों में, साथियों में इस विषय पे चर्चा करनी चाहिए और झटका के बारे में बताना चाहिए। और हमको पोर्क के बारे में पढ़ लिख करके, समझ करके पोर्क को प्रमोट कैसे करें आम जनजीवन में, आम लोग अपने प्लेट्स में कैसे लेके आए, ये पोर्क पे हमको काम करना चाहिए। जो शुद्ध शाकाहारी लोग हैं वो भी अपने जो मांसाहारी मित्र हैं उनसे इस बारे में बात करें, जैसे मैं बताऊं। और हम लोग को खानी नहीं भी हो तो भी हम पोर्क की डिशेस जरूर ऑनलाइन कंपलसरी महीने में 2-4 बार ऑर्डर करें, जिससे उसका एक मार्केट डेवलप होना चालू हो। भविष्य तो नहीं, अभी तो वर्तमान ही है। झटका का लोगो लगभग बन गया है। झटका की वेबसाइट ऑलरेडी श्री रवि रंजन सिंह जी ने ऑन एयर की है। बाकी झटका व्यवसायी संघ की भी वेबसाइट ऑन एयर होने वाली है। और पोर्क पर रिसर्च भारत में कुछ हमारे मित्र मंडली के लोग करने लगे हैं। ईश्वर ने चाहा तो बहुत जल्दी झटका की ऐप भी हम लोग बना लेंगे। इस प्रकार की हमारी तैयारी चल रही है। जी।
तो अब हलाल की बात करें तो हलाल नॉनवेज से बहुत आगे बढ़ गया है, ये एक बहुत बड़ा मार्केट बन गया है और इसको काउंटर करना हमारे लिए अति आवश्यक है। ये बहुत ही मतलब एक वेब की तरह चीजें उलझा दी गई हैं। इस जाल को काट करके बाहर निकलने के लिए हमको समझना पड़ेगा और ये जो जाल है ये एक दिन हमारी गर्दनों को भींच लेगा और काफिरों के अंत की जो उनकी सोच है उसकी तरफ ये जाता हुआ है। तो हमें समय से इस सब चीजों के बाहर निकलना है, इसको आइडेंटिफाई करना है और ठीक से इस पे काम करना है। इस पूरी यात्रा में सर्वाधिक अच्छी चीज जो रही वो मैं आपको बताता हूँ कि इसको हमारे परम सम्माननीय जो भारत में लीडरशिप है हमारे विचार परिवार की, उन लोगों ने इसको उठाया। इस पे हरिंदर सिंह जी सिक्का जैसे और बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स को इसमें जोड़ा। उन सब लोगों की रिसर्च एनालिसिस के बाद में उन्होंने माननीय पीयूष गोयल जी को इस पर रिप्रेजेंटेशन दिया। तो अपेडा जो भारत की खाद्य एजेंसी है सबसे बड़ी, अपेडा ने अब एक्सपोर्ट के लिए सिर्फ हलाल सर्टिफिकेट होना चाहिए ऐसी बाध्यता खत्म कर दी और उन्होंने नई गाइडलाइंस जारी की है जो इस पूरी युद्ध में एक टर्निंग पॉइंट का एक बहुत बड़े वैचारिक विक्ट्री का काम कर रही है और आगे भी करेंगे। इसी के साथ साथ इन्हीं माननीय लोगों के सतत प्रयासों से न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने जो है इसको पास कर दिया है और अब साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, क्षमा चाहूंगा, साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने इसको पास कर दिया है। अब हर रेस्टोरेंट छोटे बड़े जितने भी प्रकार के नॉनवेज सेलर्स हैं उनको बताना पड़ेगा कि वो हलाल खिला रहे हैं या झटका खिला रहे हैं और चॉइस ऑफ फूड पर साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की मेयर साहब ने बहुत अद्भुत निर्णय लिया है हमारे लोगों के, बड़े लोगों के रिप्रेजेंटेशन पे। उसके अलावा जैसे दक्षिण भारत की हम बात करें तो वहां पे एक बहुत बड़ा सनातनियों का डेयरी फार्म है, श्री राम डेयरी। उनके बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट आते थे। उन्होंने भी इसी प्रकार के फॉल्स क्रिएटेड डिमांड के जरिए, नकली डिमांड क्रिएट करने के बाद में उन्होंने हलाल सर्टिफिकेट ले लिया जो उन्होंने छोड़ दिया। तो ऐसी बहुत सारी संस्थाएं, कंपनियां, लोग आगे बढ़ बढ़ के हलाल सर्टिफिकेट को ड्रॉप कर रहे हैं। जब उपभोक्ता ये कहने लगा कि मेरे ऊपर आप इस सर्टिफिकेट का भार मत डालिए तो लोगों को बात समझ में आने लगी है। और विदेशों में भी एक बड़ी पहल हुई है। बेल्जियम यूरोप में है तो बेल्जियम की सरकार ने हलाल को सेकुलर मूल्यों के विरुद्ध मानते हुए और समानांतर अर्थव्यवस्था मानते हुए अपने देश में बैन कर दिया है। इसी प्रकार से भारत की एक और आपको मैं सूचना देना चाहूंगा। केरल के एक ईसाई समाज ने आगे बढ़ करके हलाल के बहिष्कार का अभियान अपने यहाँ शुरू कर दिया है। तो ये कुछ वैचारिक और ऑन ग्राउंड हमारी धरती पर मिली हुई सफलताएं मानता हूं मैं इस अभियान की कि यहाँ तक पहुंचा और पूरे देश में, दुनिया में इस विषय पर एक बात होने लगी है। तो मुझे जितना जानकारी थी मैंने आपसे साझा की। अपेक्षा है आपको बात मैं अपनी ठीक से बता पाया हूँगा। और अब अंत में वीएसआई का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे ये मंच मिला, अपनी बात कहने का सुअवसर मिला। और हमारी पूरी टीम, हमारे साथी, विशेष तौर पे सरदार रवि रंजन सिंह जी जो हमारे बड़े भाई हैं, डॉक्टर ओमेंद्र रत्नू और हमारे भाई विक्रमादित्य जी टिक्कू जिनके विचारों के कारण विक्रमादित्य स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव हो रहा है। तो आप सभी संगी साथियों का, हमारी टेक्निकल टीम में तेज बराला जी का, सभी का बहुत बहुत आभार है। अब आगे आपको कोई यदि प्रश्नोत्तर पूछने हो तो मैं प्रस्तुत हूँ। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय श्री राम। भारत माता की जय। नमस्ते जय भाई साहब, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन लगा और कुछ 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 सवालात आ रहे हैं। उससे पहले मैं आपको आई थिंक मैंने कहीं पढ़ा था कि एयर इंडिया ने भी अब खुलासा करना शुरू करा है, शायद ये ऑफिशियल हुआ है या नहीं वो मुझे ध्यान नहीं है, पर आपको कुछ उसके बारे में पता है ना? जी जी, अभी एयर इंडिया ने, पहले बाध्यता थी कि वो जो भी उनके कुजिन्स में नॉनवेज सर्व करेंगे वो हलाल के ही होंगे, वो बाध्यता उन्होंने हटा दी है। वो जो मैंडेटरी था हलाल परचेज, अब ऐसा कुछ नहीं है। अब कोई भी वेंडर आके मीट सप्लाई कर सकता है। राइट। और एक और मतलब ये जो यूके के जो अभी करंट प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, उनके फादर ने भी एक बार ट्वीट किया हुआ है। तो इस तरह से जैसे आप कह रहे हैं कि दुनिया भर में इसके बारे में एक जानकारी जो है सबको पता चली है कि ये हलालोनॉमिक्स इज रियली detrimental to other people, other people, and it affects, and the money is going in the wrong direction.
I think Omi ji probably may want to ask some questions. Azada, Omi ji, namaste. नमस्ते. हाय जय. बहुत आंखें खोल देने वाला प्रेजेंटेशन. जो आंकड़े और जो तथ्य आपने दिए हैं ये तो काफी भयावह हैं. मेरा प्रश्न ये है कि एक आम हिंदू जब सामान खरीदता है कोई भी रिटेल शॉप पर जाकर, तो वो ये कैसे इंश्योर करे कि जो भी वो खरीद रहा है वो कहीं वो हलाल की फंडिंग तो नहीं कर रहा है? क्या इस तरह का कोई एम्बलम होता है, या वो किसी वेबसाइट पर जाकर पहले चेक करे? क्या आप लोगों की संस्था या आपका विश्व हिंदू परिषद जो इसको उठा के बैठे हैं, वो इस तरह की उन्होंने एडवाइजरी जारी करी है कि ये कंपनियां हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स बेचती हैं? ये मेरा प्रश्न है कि एक आम हिंदू कैसे आइडेंटिफाई करे कि वो हलाल फूड सप्लाई चेन को फंडिंग देने से बच जाए? जी, इस पे विश्व हिंदू परिषद ने सीधे कुछ नहीं किया, लेकिन एक हलाल नियंत्रण मंच की ओर से जो हर शहर में उपलब्ध हैं किताबें, वो आ गई हैं. हम जो भी कांटेक्ट करना चाहें वीएसआई के ईमेल पे बात करें या हमारे को निमित्तकम पे मेल भेजें, हम आपको वो उपलब्ध करा देंगे. पुस्तकें ऑलरेडी छप गई हैं, जिसमें लगभग 1000 कंपनियों को और उनके प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया है. दूसरा, इसको पहचानने का तरीका बहुत ही सरल है. आप अपने फोन पर ही गूगल करें हलाल लोगो, आपके सामने वो लोगो की इमेजेस आ जाएंगी. जिस जिस प्रोडक्ट को आप खरीदने जाएं उसको थोड़ा अलट पलट के देखें, तो वहां जैसे आईएसआई मार्का होता है, एफएसएसआई का मार्का होता है, वैसे हलाल का मार्का भी होता है. तो जिस जिस प्रोडक्ट पे हलाल का मार्का है वो हमें नहीं लेना चाहिए. जैसे हम आईएसआई मार्का देखते हैं कि मैं जो भी चीज खरीद रहा हूं ये शुद्ध और प्रामाणिक है कि नहीं है, इसके लिए हम भारत का आईएसआई मार्का देखते हैं. तो इसी तरीके से हलाल का लोगो लगा हुआ होता है, वो लोगो आप गूगल कर सकते हैं और हमेशा उस इमेज को ध्यान रखिए, और हलाल शब्द भी लिखा रहता है उस लोगो के साथ में, उससे आइडेंटिफाई हो जाता है. धन्यवाद. हेमंत पटेल जी हैं, शिकागो से मेरे मित्र हैं. वो पूछ रहे हैं, कैन वी डेवलप एन ऐप टू आइडेंटिफाई हलाल? हेमंत भाई, आपका सुझाव बहुत अच्छा है, और जो लोग डेडिकेटेडली हमारे बड़े भाई लोग इस पूरे विषय पे काम कर रहे हैं, उनसे चर्चा करके बहुत जल्दी हम प्रयास करते हैं. लेकिन इसमें क्या है, स्थानीय डेटा कलेक्शन करना पड़ेगा. जैसे हम लोग भारत में हैं तो यहाँ का सारा डेटा और कंपनियों को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. आप लोग अमेरिका में हैं तो वहां पर आप जैसे भाइयों की आवश्यकता होगी इसको मार्क करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए. होप दैट आंसर्स हेमंत भाई क्वेश्चन. अब एक तो टेक्निकल एक इस विषय पर एक थोड़ा उलझा हुआ प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं, जिसका कि मैं जब सोच रहा था, जब हलाल की पूरी आप बात कर रहे थे, कि कई बार जैसे पतंजलि ने हलाल सर्टिफिकेशन लिया हुआ है, इतनी बड़ी कंपनी भी जब करोड़ों रुपए देकर के हलाल का सर्टिफिकेशन लेती है, या अमूल ने लिया हुआ है, या कैडबरी ने लिया हुआ है, या बीकाजी लेते हैं, बीकाजी के नमकीन प्रोडक्ट्स जो हैं हलाल सर्टिफाइड है, तो जब कंपनियों को ईमेल लिखे गए कुछ जो हलाल विरोधी सनातनी बंधु थे, तो उनका उत्तर ये आता है कि हम चूंकि मिडिल ईस्ट में, मध्य पूर्व में, गल्फ कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं, इसलिए हमारे लिए हलाल सर्टिफिकेशन लेना आवश्यक है. तो इसका क्या उत्तर देंगे आप जैसे जो हलाल के विरोधी जो एक्टिविस्ट्स हैं, कि आज मैं एक दुकान में जाता हूं और मैं बीकाजी का प्रोडक्ट इसलिए नहीं खरीदता हूं क्योंकि उसके ऊपर हलाल का लोगो लगा हुआ है, लेकिन कंपनी ये कहती है कि हमारा हलाल का लोगो इसलिए लगाया गया है क्योंकि हमें ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट भी करना है मिडिल ईस्ट में. तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है. हमारे देश की कंपनियां अगर मिडिल ईस्ट को एक्सपोर्ट नहीं करेंगी तो धन कैसे आएगा? इसका क्या जवाब है आपके पास? अब देखिए डॉक्टर साहब, इसका जवाब ये है कि वो लोग इतने बड़े बड़े प्लांट उनके हैं, ऑटोमेटेड प्लांट्स हैं, तो वो वहां पे भेजने वाले लॉट्स की पैकिंग अलग से कर सकते हैं और उसको अलग से हलाल सर्टिफाइड करके, मतलब उसके ऊपर हलाल का मार्का लगा के बेच सकते हैं. वो कृपया करके मुझ भारतीय सनातनी पर जबरन इम्पोज न करें. यदि वो इम्पोज करेंगे तो रिटेलिएशन होगा, इसका उत्तर दिया जाएगा. वो खूब धन कमाए, खूब सऊदी अरब, बहरीन, जेद्दा, दुबई, जहां भेजना है भेजे, हमें कोई आपत्ति नहीं है. लेकिन ऐसा होता है कि जिस देश में चीज जा रही है उसके लिए सेपरेट पैकिंग और सेपरेट सारी अरेंजमेंट्स की जाती हैं. ये यहाँ भी करना बहुत आसान है, और जितना मुझे पतंजलि के बारे में पता है, पतंजलि ने ऐसा करना शुरू कर दिया है. वो मिडिल ईस्ट के लिए सारी पैकिंग अलग करते हैं और भारत और अन्य देशों के लिए पैकिंग अलग करते हैं. अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि दो सप्लाई चेन होनी चाहिए, दो प्रोडक्शन लाइंस होनी चाहिए.
राइट? प्रोडक्शन लाइन तो एक ही होती है डॉक्टर साहब, उसकी पैकिंग ही तो अलग होगी ना। मतलब वो कह रहे हैं सेम प्रोडक्ट है, तो वो उसको सेपरेट करें, और वो हलाल अथॉरिटी जो कि इलीगल है भारत में, उन लोगों को पूरे प्रोडक्ट के ऊपर इतना सारा रॉयल्टी क्यों देना चाहते हैं? अगर उनका 10वां हिस्सा गल्फ में जाता है तो वो 10वें हिस्से की रॉयल्टी दें, वो 100 के 100% के ऊपर रॉयल्टी भी क्यों दे रहे हैं? आखिर तो बाबा रामदेव जो धन हमसे कमा रहे हैं, हम बाबा रामदेव की कंपनियों का सामान इसीलिए तो खरीदते हैं कि हम मानते हैं स्वदेशी हैं, वो अपने हैं, इसलिए हम उनके प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो आप सारे प्रोडक्ट पे जो रॉयल्टी चार्ज कर रहा है हलाल आपसे, तो आप हम पे वो रॉयल्टी क्यों इम्पोज कर रहे हैं? मत कीजिए। ठीक बात है। तो इसकी अवेयरनेस के लिए कि भाई इस तरह हम कंपनियों पर क्या कोर्ट केसेस किए जाएं या इनको ईमेल्स किए 5 जाएं साल या मैं बताता हूँ, 5 साल पहले आप और मैं नक्कार खाने में तूती बजाते घूमते थे और अपनी सारी लीडरशिप को दरवाजे खटखटा के जगाते हुए घूमते थे। तब आपके हमारे रवि रंजन जी के अलावा गिने गिने कोई 5-7 लोग होंगे पूरे भारत में जो इस विषय पे बात करते हैं। अभी पूरे विश्व में बात हो रही है, सारे काम होने लगे हैं, हम अपने राइट्स को लेकर के अवेयर होने लगे हैं। भारत के विभिन्न मेयर्स के पास में रिप्रेजेंटेशन जाने वाले हैं। दिल्ली के साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ऑलरेडी डिसीजन ले लिया, अपेडा ने डिसीजन ले लिया, भारतीय रेलवे में परिवर्तन शुरू हो गया है, एयर इंडिया ने परिवर्तन कर दिया है। तो हम कर रहे हैं और हो जाएगा। मतलब हम देखिए क्या है, 2 परेशानियां थी सनातनी समाज की। एक तो हम सत्य बोलना ही नहीं चाहते थे, और दूसरा हम बड़े इग्नोरेंट टाइप के लोग थे, हमारी आंखों के सामने सब होता था, हम आंखें बंद कर लेते थे। अभी दोनों ही समस्या सनातन समाज के साथ नहीं है। अब वो सत्य बोलते हैं आंख में आंख डाल करके, और इग्नोरेंट मोड पे हर चीज की उपेक्षा छोड़ के आगे चल देना, आंख बंद करके भूल जाना, ऐसा हमारे समाज का जो व्यवहार है वो समाप्त हो गया। तो सब चीजें समय के साथ हो जाएगी। अंतिम प्रश्न मेरा कि इसमें जो लीगल जो केसेस हैं इस वक्त हलाल के विरोध में, उनके बारे में आपकी क्या टिप्पणी है, क्या जानकारी है, क्या नया कुछ प्लान किया जा रहा है? देखिए जब पहले कुछ लोग इंडिविजुअल कैपेसिटी में लीगल केसेस किया करते थे तो उनका कोई परिणाम आता नहीं था, क्योंकि हलाल को प्रोटेक्ट करने के लिए जो मैसिव फंडिंग है उसका मुकाबला कोई एक इंडिविजुअल, उसका सामना कोई एक इंडिविजुअल नहीं कर सकता। अब चूंकि इसके ऊपर प्रॉपर एक मिनट, मैं इसमें चैतन्य मेरे मित्र हैं फ्लोरिडा से, उनका प्रश्न जोड़ दूं ताकि उत्तर उनका साथ में दे दें। Why are people not launching a class action lawsuit against halal as a denial of job opportunities? ये मेरे प्रश्न से मिलता जुलता ही है। अब प्लीज उत्तर दे दें ताकि जी चैतन्य को भी लगे कि उनके प्रश्न का उत्तर मिल रहा है। जी जी। तो मैं आपको और चैतन्य भाई को ये कहना चाहूंगा कि अगर हम इस लड़ाई में बिना तैयारी उतर जाते तो हम इस लड़ाई को हार जाते। अभी इसकी बहुत अच्छे स्तर पे तैयारी शुरू हो गई है, और पूरी तैयारी, पूरी लीगल टीम, और अभी तक के जितने भी एक प्रॉपर ग्रुप बनने के बाद में, हलाल नियंत्रण मंच बनने के बाद में, और झटका व्यवसायी महासंघ बनने के बाद में, अभी तक जितने भी लीगल रिप्रेजेंटेशन दिए गए लगभग सभी सफल रहे हैं चैतन्य भाई। तो जिस विषय पे कोई बात ही नहीं करना चाहता था, वो विषय पिछले 1 साल में ऐसे समझिए कि धरती फाड़ के बाहर निकला है भारत में, है ना, ज्वालामुखी की तरह फटा है। तो अभी इसकी ज्वाला और बढ़ने वाली है, और एक एक स्टेप सोच समझ के पूरी तैयारी से आगे चलने का समय है। कोई भी जो है आवेग और उत्तेजना में किए हुए काम के परिणाम अच्छे नहीं आते हैं। तो हर विषय पे पूरी तैयारी के साथ काम हो रहा है। और जो आपने सूट फाइल करने के लिए कहा है, बिल्कुल दलित सहोदरों के जो जॉब अपॉर्चुनिटीज गई हैं, तो SC/ST एक्ट में दलित सहोदरों के आर्थिक उत्पीड़न को भी कवर किया जाता है। Yes, इसी that तरह is हमारे the- सिख जो भाई हैं वो माइक्रो माइनॉरिटीज हैं, तो एक माइक्रो माइनॉरिटीज की जॉब अपॉर्चुनिटी छीनी जा रही है। अल्पसंख्यक जो बहुत छोटा अल्पसंख्यक समुदाय है हमारा, सिख भाई बहन, उनके साथ में भी बुरा हो रहा है। तो हम इन सारे प्रश्नों को लीगली इवेल्युएट कर रहे हैं, और बहुत जल्दी हम लोग सरकार और सुप्रीम कोर्ट दोनों स्तर पे इस पे काम शुरू करने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जय आपको, परमात्मा आपकी रक्षा करे। आपने हमारे को इतना मार्गदर्शन दिया, समय दिया, और इतने उलझे हुए कॉम्प्लिकेटेड विषय पर हमारा मार्गदर्शन किया। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अमित जी, धन्यवाद। 2-3 एक तो सब लोग लोगो मांग रहे हैं कि हलाल का लोगो आइडेंटिफाई कैसे करें, तो अगर हम आई थिंक जो share जय कर का सकें। प्रेजेंटेशन था उसके आरंभ में ही लोगो था। अगर अच्छा। उसको हमारी जो टेक्निकल टीम है वो उसको फ्रीज एक करके slide को, और उसको हाँ। शेयर कर दे
तो वो चला जाएगा। वैसे जय ने बताया कि अगर आप उसको गूगल करेंगे तो 40-50 हलाल ब्रांड खुल जाएंगे। हलाल लोगो इमेज आप डाल दीजिए गूगल पे, आपके पास आ जाएगा। और लगभग पूरी दुनिया में 2-3 तरीके के ही लोगो हैं जो कॉमनली काम में लिए जाते हैं। और दूसरा क्या प्रश्न था ऋचा? दूसरा डोनेशन लिंक्स के बारे में पूछा जा रहा है जाएगा कि और डोनेशन लिंक अल्लाह की राह में उसको फ्रंट ऑफ रवि रंजन जी की, हाँ ये वाला, ये इसको फ्रीज करके इसको सर्कुलेट कर दें। ये हलाल का इंसिग्निया है। तो आप इस पे सर्वाधिक परिश्रम, सर्वाधिक समय, अपना पूरा जीवन सरदार रवि रंजन सिंह जी ने दिया है, जो झटका अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष भी हैं। उन्होंने झटका अथॉरिटी ऑफ इंडिया को रजिस्टर्ड भी कराया है और बहुत ग्राउंड एक्टिविज्म उन्होंने किया है। हमारे भी मार्गदर्शक रहे हैं, हमको उन्होंने उंगली पकड़ के इस विषय के बारे में और अनेकानेक जानकारियां दी हैं। तो मेरा आपसे, आप सभी से, दर्शकों से आग्रह है, पूरा मन से और पूरा मतलब दिल खोल करके रवि रंजन जी को आप जितना भी डोनेशन अधिकतम देना चाहें अवश्य दीजिए। उनसे अधिक सुंदर काम इस विषय पे आज तक और कमिटेड काम किसी ने नहीं किया है। ये उनकी डिटेल्स हमने डिस्प्ले कर दी हैं यहाँ पर, और जितनी भी लाइव टेलीकास्ट हो रही है वहां पर रवि रंजन सिंह जी का अकाउंट डिटेल्स हम डाल देंगे। तो इस पर सभी सनातनी बंधु दिल खोल के, अपना अपना हृदय खोलकर धर्मांश दें। धन्यवाद जय। अब हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट पर चलते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्ते जय भाई साहब। धन्यवाद। नमस्ते, क्या हाल है? आप ठीक हो? चलिए फिर बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी होस्ट भी बहुत अच्छी है, हमारी टेक्निकल टीम भी बहुत अच्छी है, और आप जैसी बहनें हमारी दुर्गा है साक्षात, आगे बढ़ के काम करती रहे धर्म का। बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम।